यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग जून महीने का तृतीय प्रश्न पत्र कर रहे हैं, जून मंथ का 2014 का। तो ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो 75 प्रश्न हैं, उसके जो 75 प्रश्न हैं उसके 25-25 करके हम लोगों ने भाग किए हैं। 25 आपका पहले भाग में था, फिर दूसरे भाग में हम लोगों ने 25 प्रश्न किए, अर्थात हम लोग के 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। अब हम आज 51वें प्रश्न से शुरू करेंगे, जो कि आपका 75 प्रश्न पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अब आपके स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं। पहले आपके अनुक्रम वाले प्रश्न थे, उसके बाद आपके मिलान वाले, अब आपके स्थापना तर्क वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। स्थापना दी हुई है, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचता है। तर्क दिया गया है क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विखंडनवाद मार्क्सवाद विस्थापन नहीं अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही और आर गलत। ये देखिए, मार्क्सवाद सामाजिक यथार्थवाद की बात करता है तथा तर्क के माध्यम से उसकी जड़ तक जाने की बात करता है। विखंडनवाद भी जड़ तक पहुंचने की बात करता है। दोनों एक दूसरे से संदर्भित होते हैं, लेकिन मार्क्सवाद और विखंडनवाद दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, दोनों अलग हैं, दो एक ही नहीं है। विखंडनवाद अलग है और मार्क्सवाद अलग विचारधारा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 52। लिखा है इसमें, अब ये आपका सुमेलन वाला प्रश्न है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचना के साथ में आलोचकों के साथ में सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ आपके आलोचक के नाम दिए गए हैं और उनकी आलोचनाओं के नाम दिए गए हैं। तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भाषा और संवेदना। इधर इनके आलोचकों के नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और नेमीचंद जैन। तो चलिए देखते हैं इसका मिलान क्या होगा। तो आपके जो माता प्रसाद आपकी जो तुलसीदास जी हैं, जो ग्रंथ है तुलसीदास, वो किसने लिखा है? वो लिखा है माता प्रसाद गुप्त ने। फिर नाम आता है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ये जो रचना है वो रचना लिखी है रामविलास शर्मा ने। फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये आप सभी को पता होगा, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। उसके बाद में भाषा और संवेदना, ये आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी का आलोचना है। तो इसके आधार पर तुलसीदास, रामविलास शर्मा, तुलसीदास आपका हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण लिखा है रामविलास शर्मा ने, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान और भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। याद रखिएगा, आलोचना वाले प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2, 1। ये देखिए, इसकी व्याख्या दी हुई है। तुलसीदास जो रचना है, ग्रंथ है, वो 1940 में आया था माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। तार सप्तक 1943 में आया था, नेमीचंद जैन इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये 1954 में आया था, शिवदान सिंह चौहान इसके ग्रंथकार हैं। भाषा और संवेदना 1964 में आया रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये 1977 में आया था। किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 53। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ में सुमेलन करना है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्पत्तिवाद, अव्यक्तिवाद। और इधर सूची 2 में, ये सूची 2 है आपकी, सूची 1, सूची 2, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, ज्यापाल सात्र, युंग और भट्ट लोलट। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जो मनोविश्लेषणवाद है वो किसका है? आपके युंग का हो जाएगा। फिर अस्तित्ववाद का नाम आता है, अस्तित्ववाद के जो विचारक है वो कौन है? ज्यापाल सात्र। उसके बाद में आपका नाम आता है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद सभी को पता है, आचार्य भट्टलोलट का है। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। तो इसके आधार पर आपको अगर एक भी पता होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे, लेकिन आपको इतनी तैयारी करनी है कि आपको 4 के चारों ऑप्शन मिलान सहित आपको पता होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
4, 3, 5, 1। ये देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है। सुमेलित विचारों और सिद्धांतों का विवरण इस प्रकार है। जो युंग हैं वो मनोविश्लेषणवाद के हैं, ज्यापाल सात्र अस्तित्ववाद के हैं, आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के हैं और अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 54। जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रांज काफ्का ने, फ्रेंच रोह ने, कामू ने या फिर सात्र ने? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच रोह ने सबसे पहले जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जादुई यथार्थवाद यानी मैजिक रियलिज्म शब्द का प्रयोग फ्रेंच रोह ने सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 55। मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम औरम थाहिबी धीधी धुना नुप जाहिबी फीफी फिना सब साहिबी। ये जो इसमें पूछा गया मागधी है ये भाषा, पैशाची है, बांगरू है या फिर कौरवी है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैशाची भाषा है ये। मस्तीन सुखा डाहिबी फीफी फिना सत साहिबी पैशाची भाषा का नमूना है। यह भाषा प्राचीन काल में कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती थी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 56। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश ये जो रचना है ये किस विधा की पूछा गया है? नाटक है, उपन्यास में, आत्मकथा है या फिर संस्मरण है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मकथा है ये। और किसकी आत्मकथा है? देखिए स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी की प्रसिद्ध कृति, राजेंद्र यादव की कृति है कौन सी? देहरी भई विदेश। सन 2005 में 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है इसमें। इसको 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य में विभक्त किया गया है। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किया था। बहुत अच्छी जानकारी मिली है। जितना आप साहित्य को पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। और विषय को प्रिय बनाना शुरू करिए। विषय को रटना नहीं है, विषय को प्रिय बनाएंगे तो वो अपने आप ही आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ऐसे तो रचनाएं और साहित्य तो बहुत है, आप कितना याद करेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ हमको अच्छी लगती है, जब वो पढ़ने में हम लोगों को मज़ा आने लगता है तो वो चीज़ अपने ही आप हम लोग को याद होने लगती हैं। तो कोशिश कीजिए जितना पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना चीज़ें और उतना आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे योद्धा बनकर आएंगे सामने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 57। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है पूछा गया है। केल्टिक नहीं है, इतालिक नहीं है, जर्मनिक नहीं है या फिर सियोयन नहीं है? भारोपीय परिवार में ये 3 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी भाषा है जो शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सियोयन। इसमें भाषा शामिल नहीं है भारोपीय परिवार में। बाकी केल्टिक भी है, इतालिक भी है और जर्मनिक भी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारोपीय परिवार के अंतर्गत इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारोपीय परिवार के अंतर्गत 10 भाषाओं की गणना की जाती है जो इस प्रकार है: केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, ग्रीक, ब्लातोस्लाविक, आल्बनीय, आर्मानीय, खत्ती, हत्ती, तुखारीय, भारत ईरानी आर्य हैं। जबकि सियोयन, पिमन, शोशेनियन, इरोकोइयन और इत्यादि एस्किमो वर्ग की भाषाएं हैं। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 58। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है पूछा गया। उड़िया नहीं है, बिहारी नहीं है, मराठी नहीं है, फिर बंगला नहीं है। पूछा गया है जो आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है उसके अनुसार पूर्वी समुदायों की में कौन सी भाषा शामिल नहीं होती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मराठी शामिल नहीं होती। बाकी बंगला भी है, बिहारी भी है, उड़िया में है। ये तीनों पूर्वी समुदाय की भाषा हैं आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के आधार पर। तो इसका उत्तर नंबर बी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या दी हुई है। ये देखिए पूरा आपका डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ भाषा सर्वेक्षण में भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित किया है: उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय, पूर्वी समुदाय, बीच का समुदाय और केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय। तो ये और पहाड़ी समुदाय। तो ये आपके कुछ समुदाय विभाजित किए हैं अकॉर्डिंग टू किसके? आपके डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ सर्वेक्षण में भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है। देखिए उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा है, पश्चिमी पंजाबी और सिंधी भाषा है। फिर दक्षिणी समुदाय में आता है मराठी। फिर पूर्वी समुदाय में आपके बहुत सारी भाषाएं हैं, उड़िया है, बिहारी है, बंगला है और असमिया है। 4 हैं, उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। कौन सी हैं? पूर्वी भाषा। फिर जो बीच का समुदाय है उसमें पूर्वी हिंदी है और केंद्रीय अथवा भीतरी जो समुदाय है उसमें पश्चिमी हिंदी आती है, पंजाबी है, गुजराती है, भीतनी है, खानदेशी है या फिर और राजस्थानी है।
बाकी बढ़ते हैं पहाड़ी समुदाय में। पहाड़ी में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली शामिल है, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी शामिल है और पश्चिमी पहाड़ी। ये भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वेक्षण में किया है किसने? डॉक्टर गियर्सन ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 59। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप में लोगों की देन है। गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये बताना है आपको। इसका जो उत्तर होगा सही, गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन। यही यूरोप के थे, तो उन्होंने बोला हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये मानने वाले कौन है? गियर्सन। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बांगरू नहीं है, बुंदेली नहीं है, कन्नौजी नहीं है या फिर बघेली नहीं है। देखिए आपके एक ट्रिक से कितनी सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है। एग्जाम में आपको यही बैठ के तैयारी करनी, आपको दिमाग लगाना है, बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल कूल माइंड से आप सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है ABC, अर्थात ये पूर्वी भाषा की भाषाएँ हैं। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो ये जब पूर्वी का नाम आ गया है इसमें, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, पूछा गया है, तो आप सीधे से टिक मार सकते हैं कि बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बांगरू भी आएगी, बुंदेली भी आएगी और कन्नौजी भी आएगी। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रॉस चेक भी हो जाएगा और आपका प्रश्न सही भी हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, कौरवी जिसको बोलते हैं, ब्रज, हरियाणवी जिसको बांगरू बोलते हैं, कन्नौजी, बुंदेली इसमें आदि शामिल हैं। जबकि पूर्वी हिंदी की बोली हैं 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ABC। बस याद हो जाएगा आपको पूर्वी हिंदी की भाषाएं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 61। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना, अन्या से अनन्या और आपका हाथ से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रभा खेतान की आत्मकथा पूछी गई है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्या से अनन्या। ये देखिए इसकी जो व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छी सारणी दी गई है। एक कहानी यह भी 2007 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। किसकी आत्मकथाकार कौन है? मन्नू भंडारी। पिंजरे की मैना 2008 में आई थी, किसका है? चंद्र किरण सोनरेक्सा का है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और ये बन भी सकता है। अन्या से अनन्या कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 2007 में इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रभा खेतान की यह आत्मकथा है। फिर हाथ से सभी को पता है रमणिका गुप्ता की है और ये कब आई थी रचना? 2005 में आई थी। प्रकाशन वर्ष के साथ में याद करना, एक कहानी यह भी 2007, पिंजरे की मैना 2008, अन्य से अनन्या 2007 और हाथ से 2005। सबसे पहले हाथ से आई, फिर अन्य से अनन्या और एक कहानी यह भी साथ में आई थी। और आपका 2008 में पिंजरे की मैना किसकी रचना है? चंद्र किरण सोनरेक्सा की। प्रश्न नंबर 62। निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार में अनुक्रम में आपको लगाना है। कौन सी जो आत्मकथा है वो पहले आई थी और कौन सी आत्मकथा बाद में आई? तिरस्कृत, हादसे, जूठन और मुर्दहिया, ये 4 आपकी आत्मकथाएं हैं, दलित लेखकों की आत्मकथाएं हैं, तो आपको अनुक्रम में इसको लगाना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन, तिरस्कृत, हादसे और मुर्दहिया। ये देखिए इसका सी उत्तर सही है। जूठन 1997 में आई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। इसको एकदम रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आत्मकथा, आपके जो आत्मकथा है, छोड़िए दलित जो उपन्यास हैं उनसे आपसे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। जूठन आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, 1997 में आई थी। प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करना है। तिरस्कृत और संतप्त ये आपके 2002 में आई थी और 2006 में आई थी। किसके द्वारा? सूरजपाल चौहान के द्वारा। फिर हाथ से सभी को पता है रमणिका गुप्ता की, ये 2005 में आई थी। मुर्दहिया और मणिकर्णिका ये डॉक्टर तुलसीराम की रचना है। 2010 में मुर्दहिया और मणिकर्णिका आई थी 2014 में। मेरी पत्नी और भेड़िया ये 2010 में आई थी। किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर की है। डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं। डॉक्टर धर्मवीर की रचना है मेरी पत्नी और भेड़िया, 2010 में आई थी। शिकंजे का दर्ज 2012 में आई थी। किसका है? सुशीला टागभोरे का है। ये सारी दलित आत्मकथाओं के रचनाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 63। फिर देखिए ये आपका आ गया है काव्य संग्रह। नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और भवानी प्रसाद मिश्र और इनके कुछ काव्य संग्रह दिए गए हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बुनी हुई रस्सी, आत्मजयी, युगधारा और प्रवासी के गीत। तो चलिए देखते हैं किसकी रचना किसमें है। पहले हम लोग मिलान करेंगे, आप अपने मन में मिलान कीजिए। तो देखिए जो आपके नरेंद्र शर्मा है, इनकी जो रचना है वो है प्रवासी के गीत।
फिर जो नागार्जुन है सभी को पता है, युगधारा इनकी काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी। आपको कभी कभी चीज़ें आती हुई याद नहीं आती हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि आप अभ्यास नहीं करते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको याद रहेगा और उतनी आपकी रिकॉल पावर बढ़ती जाएगी। तो जितना आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो आपके पुराना है, भले ही आपको ये कहने को 2014 का पेपर है, लेकिन हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में बन जाएँ। इसीलिए तैयारी करते रहिए और खूब सारी मेहनत करते रहिए। प्रश्न नंबर 64 की ओर ये देखिए, आपका जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, इसका काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का प्रवासी के गीत 1939 में इसका वर्ष है। नागार्जुन युगधारा 1956 में आई थी। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में रचना आई थी। बाकी 2 रचनाएं और बची, उनको भी देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की है बुनी हुई रस्सी, कब आई थी? 1971 में आई थी। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, कब आई थी? 1965 में आई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 64। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ में सुमेलन करना है आपको। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महादेवी वर्मा। इधर उनकी संपादित पत्रिकाएं हैं, चांद है, मतवाला है, प्रताप है, समालोचक है और कविवचन सुधा है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का है प्रताप पत्रिका, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है समालोचक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का है प्रताप, उसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है समालोचक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है आपकी कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कविवचन सुधा है। फिर महादेवी वर्मा की जो कृति है वो है आपके चांद पत्रिका। तो इसके आधार पर देखिए ए ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है, तो ये देखिए ए ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये देखिए इसका पूरा क्रम दिया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप संपादित पत्रिका में संपादित इनकी पत्रिका है, 1913 में इसका स्थापना वर्ष है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समालोचक पत्रिका है, 1902 में आई थी। महादेवी वर्मा चांद पत्रिका से संबंधित है, 1920 इसका स्थापना वर्ष है। निराला की मतवाला है, 1923 में आई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कविवचन सुधा, ये आई थी 1968 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 65। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ में सुमेलन करना है आपको। यशोदा, शची, अश्वत्थामा और केशकंबली, ये आपको मिलान करना है। असाध्य वीणा, प्रिय प्रवास, आत्महत्या के विरुद्ध, अंधा युग और विष्णुप्रिया। 5 इधर दिए गए हैं, 4 इधर दिए गए हैं, इनमें से एक अनवांटेड है, तो आपको मिलान करना है सही सही। तो चलिए मिलान कर लेते हैं, किसके पात्र किससे सुमेलित होंगे। तो आपका जो यशोदा है वो आपके किससे ली गई हैं? प्रिय प्रवास से ली गई हैं। इसके जो रचनाकार वो कौन है? वो है हरिऔध जी। फिर उसके बाद में शची का नाम आता है, शची विष्णुप्रिया से ली गई हैं। अश्वत्थामा सभी को पता होना चाहिए, अंधा युग। और केशकंबली असाध्य वीणा से लिए गए हैं। तो ए का सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, देखिए कहाँ मिल रहा है ए का सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है, प्रश्न नंबर नहीं, पहले इसको हम देख लेते हैं। हरिऔध कवि हैं प्रिय प्रवास के, यशोदा पात्र हैं। मैथिली शरण गुप्त कवि हैं विष्णुप्रिया के, इसकी जो पात्र हैं वो हैं शची। धर्मवीर भारती ये अंधा युग से रिलेटेड है, अश्वत्थामा इसके पात्र हैं। अज्ञेय असाध्य वीणा इनका काव्य है, और केशकंबली इसमें पात्र हैं। रघुवीर सहाय का है आत्महत्या के विरुद्ध, और जो इनके पात्र हैं वो इसमें दिए नहीं गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 66। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ में सुमेलन करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं काव्य पंक्तियां इनकी। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा, शशि तारका हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। अर्ध विव्रत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामनी सी, रुचि गौर कलेवर। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। ये कुछ पंक्तियां हैं, और इधर नाम दिए गए हैं कुछ पंक्तिकारों के। त्रिलोचन है, सुमित्रा नंदन पंत है, कुंवर नारायण है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। विषम शिला शंकुला इनके जो इनके जो कवि हैं वो हैं आपके त्रिलोचन। फिर अर्धविव्रत जघनों वाला जो आपका पंक्ति है, ये आपके इसके जो पात्र हैं वो हैं पंत
और अनंत विस्तार, माफ़ कीजिएगा, तुम मुझे प्रेम करो जैसे लहरों से करती हूँ जैसे, ये शमशेर बहादुर सिंह का है, ये शमशेर बहादुर सिंह का है। और अनंत विस्तार से टूटता हुआ, ये आपके कुंवर नारायण का है। तो इसके आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। ये देखिए, विषम शिला संकुला अतिशय पूता, ये इसके जो कवि हैं वो हैं त्रिलोचन। अर्धविवृत जघनों गौर कलेवर, ये पंत जी हैं। तुझ मुझ में प्रेम करो लहरों से करती हूँ, शमशेर बहादुर सिंह। अनंत विस्तार भयभीत करता है, कुंवर नारायण। लो और तेज हो गया उनका रोजगार, जो कहते आ रहे हैं पैसे लेकर लेकर उतार देंगे पार, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये कथोपकथन वाले फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, स्थापना तर्क वाले। तो चलिए देखते हैं इनको। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क दिया गया है क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ए भी सही और आर भी सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। व्याख्या देखिए, जैसे विश्व में अभिव्यक्ति का मूल विश्वात्मा है, वैसे ही नाटक की अभिव्यक्ति का मूल रस है। प्रेक्षक अनंत नाटक में रस का अनुभव ही करता है। आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर आपका आता है 68। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क दिया गया है क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर ए सही बी गलत, या बी सही या ए गलत। आपको इसका सही चुनाव करना है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। छायावादी कविता अपनी बात को सीधे न कहकर प्रतीक या अनुयुक्ति के माध्यम से कहती है, इसलिए इसे अध्यात्म के संदर्भ में, रहस्यवादी प्रेम के संदर्भ में स्वच्छंदतावादी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69। स्थापना है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तर्क दिया गया है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, लेकिन बी गलत हो जाएगा। इसमें अनासक्त नहीं बनाती है। ए सही बी गलत, तो इसके आधार पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए सही और आर गलत। शुक्लानुसार जब आत्मा सांसारिक माया से मुक्त होता है तो ज्ञान दशा की ओर अग्रसर होता है। उसी तरह हृदय जब बंधनों से मुक्त होता है तो रस दशा को प्राप्त करता है और सहृदय कहलाता है। हृदय की इसी मुक्ति साधना साध्य के लिए जब मनुष्य की वाणी शब्द विधान का सहारा साधन के रूप में लेता है तो वह कविता कहलाती है। कविता मनुष्य को चेतना को आसक्त या सशक्त बनाती है। तो ये शुक्ल जी के मतानुसार है। प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। स्थापना दिया गया है, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क दिया गया है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तो इसको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा स्थापना सही है या तर्क सही है, या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। और आपका जो बी ऑप्शन है, जो आर है, कथन है, जो तर्क दिया हुआ है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान ना होने से उनका महत्व बना रहता है, नहीं लिखा होना चाहिए, बना नहीं रहता होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 का ए सही और आर गलत, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए, कोई भी सिद्धांत अपने समय के लिए तो उपयुक्त होता है, लेकिन वह हमेशा उपयुक्त नहीं रह सकता क्योंकि समय परिवर्तनशील है। यह व्यवस्था भी परिवर्तनीय होनी चाहिए। यदि वह प्रासंगिक ना रह गई हो तो सिद्धांत का पुनराख्यान होना चाहिए कि हम समय की मांग को पूरा कर सकें और आगे बढ़े, न इसीलिए कि उनका महत्व कम करना है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 71। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क दिया गया है क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को ना स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। अब आप इसका अर्थ निकालिए और इसका सही उत्तर दीजिए कि कौन सा इसका सही होगा। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर ए सही आर गलत, या ए सही और आर, या फिर आपका आर सही या ए गलत, आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ए राइट है और आर गलत है, तो इसके आधार पर जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
काव्य का चरम लक्ष्य है कि कवि सर्वभूत सबका आत्मभूत अपना अनुभव करके व्यक्त करे। साहित्यकार के लिए व्यक्ति सत्ता से ज़्यादा महत्व लोक सत्ता का होता है। प्रश्न नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। स्थापना है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क दिया गया है क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही और आर गलत। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, इसका दोनों सही हो जाएगा। लेन देन का स्वार्थ जमीन के, हाँ बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए सही और आर दोनों सही। भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, इसमें लेन देन का भाव नहीं होता। जहाँ लेन देन का भाव होता है वहाँ स्वार्थ की स्थापना होती है। प्रश्न नंबर 73, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्क दिया गया है क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक सीमित है। इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए व्याख्या दी हुई, साहित्य का कार्य समाज का हित करना है। साहित्यो भावः या साहित्या, जिसमें हित की भावना निहित हो उसे साहित्य कहते हैं। अगर साहित्य ऐसा है जो हमारे अंदर सुंदर विचार, भाव या रुचि ना जगा सके तो वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। सुरुचि संपन्नता को प्रतिष्ठा करने का माध्यम साहित्य मात्र ही नहीं है, इसके अन्य भी माध्यम हैं। प्रश्न नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। स्थापना दिया गया है, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है। तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क दिया गया है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोनों सही हो जाएंगे इसके। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ए सही और आर दोनों सही। व्याख्या है, कोई भी रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है। भावक या आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है क्योंकि आलोचना को रचना का पुनर्सृजन माना जाता है। रचना में लेखक या कवि के जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। प्रश्न नंबर 75 आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न, उसके बाद आपका 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएगा, जून मंथ का। फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पत्र की ओर अग्रसर होंगे। मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क दिया गया है क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही आर गलत, क्योंकि इसमें असंभव वर्ड ऐसा तो नहीं कि मिथक के बिना हम लोग इतिहास नहीं लिख सकते। तो ये देखिए, मिथक एक आस्था है या विश्वास है जो जनश्रुति या पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त होता है। यह सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान होता है। मिथक के बिना इतिहास लेखन संभव है। मिथक में तमाम ऐसी बातें होती हैं जो तर्क या कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, जबकि इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है। तो ये थे आपके पूरे आपके 25 प्रश्न, जो आपके 75 प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। भाग 3 था ये। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। और आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई सलाह हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में, अपनी ऐसी ही तैयारी करते चले जाइए। आप निश्चित ही एक दिन सफल जरूर होंगे। एक दिन नहीं बल्कि जो आने वाला पेपर हो उसमें आप क्लियर करेंगे। नेट के लिए ना सोचकर जेआरएफ के लिए सोचिए, तो आपका कोई नेट रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए बड़ा सोचिए तो छोटा प्राप्त होता है, और अगर छोटा ही सोचेंगे तो वो प्राप्त भी नहीं होगा। इसी वजह से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ये मन में बैठा के सोचिए। तो बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।